आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे केरल में जो फ़िल्म इंडस्ट्री में मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में जो सेक्स स्कैंडल की जो खबरें आई हैं और ख़ासतौर पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद जो भूचाल आया हुआ है, उस पूरी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में जो क्राइसिस है, ख़ासतौर पर ये जो स्त्री शोषण का जो सवाल उठा है, उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर बातचीत करें। अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दाखिल हो चुका है। हाई कोर्ट पहले ही हो चुका था दाखिल। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं जिन्हें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अब वो सीरियस सवाल हैं जिन पर के कायदे से हम सभी नागरिकों को विचार करना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि अभी हम अ, कलकत्ता की घटना को भूले नहीं और ये केरल की घटना आ गई। बंगाल और केरल दो बड़े ही विकसित चेतना संपन्न राजनीतिक तौर पर चेतना संपन्न राज्य माने जाते हैं और वहां की घटना अभी पूरे सरफेस पर है और मीडिया में एकदम छाई हुई है। बंगाल को लेके प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, लेकिन केरल की घटना को लेके कोई प्रोटेस्ट और आंदोलन नहीं है, बल्कि बाकी चीजें चल रही हैं। प्रोटेस्ट है बहुत छोटे लेवल पर नीचे, लेकिन जिस बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट बंगाल में हुआ, उस तरह का प्रोटेस्ट केरल की घटना हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद में पूरे देश में दिखाई नहीं दिया, जबकि फिल्म इंडस्ट्री से पूरा देश प्रभावित होता है और केरला की या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से कम केरल के लोग तो प्रभावित होते ही हैं। कल एक अभिनेत्री ने सीपीएम के एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वो भी अभिनेता हैं और उनका नाम है एम मुकेश और एफआईआर दर्ज की है मीनू मुनीर ने। मैं सबसे पहले तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ये डिमांड करूंगा कि वो अपने विधायक को तत्काल पार्टी से निकालें और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम इस बात का जवाब दे। मुझे बहुत तकलीफ है कि ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि सीपीएम का कोई एमएलए स्त्री के शारीरिक शोषण के मामले में उसके खिलाफ एफआईआर हो, जितना जब मेरी जानकारी। और ये बड़ी शर्मनाक घटना है। ये जो अभी हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो पूरा का पूरा प्रसंग सामने आ रहा है, ये तात्कालिक घटनाएं नहीं है। दो तीन तारीखें याद रखें आप लोग, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कैसे डील करता है। जस्टिस हेमा कमेटी का गठन 2017 में किया गया और 2019 में जस्टिस हेमा ने ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024 को इस रिपोर्ट को पब्लिक किया और उसके बाद से ये मीडिया में छाई हुई है ये रिपोर्ट। एक्चुअल में रिपोर्ट में क्या है, ज्यादातर लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। जो मीडिया में आया है और जो पीड़ित
अभिनेत्रियों ने जो अपने बयान दिए हैं, उससे बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। मेरी चिंता यह है कि जब 2019 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, तो इतना लंबा समय इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेने के लिए, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए कैसे लिया गया? ये अगस्त, यानी 19 अगस्त 2024 में ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। लेफ्ट फ्रंट कम से कम इसके लिए तो जवाबदेह है कि ये रिपोर्ट कैसे और किसने क्यों फर्श के नीचे खिसका के रख दी। क्यों नहीं इस रिपोर्ट पर 2019 में ही जमा होने के तत्काल बाद, 2-4 महीने इधर उधर हो सकता है, तत्काल बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो वे लोग जो इस रिपोर्ट को तहखाने में बंद करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से 2019 से लेकर 2024 तक ये रिपोर्ट तहखाने में बंद रही, उनके खिलाफ सीपीएम सख्त कार्रवाई करे। अन्यथा सीपीएम इस अपराध में शामिल मानी जाएगी। ये साधारण घटना नहीं है। जस्टिस हेमा ने अपनी रिपोर्ट 2019 में जमा कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये हमारी अभी तक चिंता में नहीं आया, हमने कभी सोचा भी नहीं। इवन जब ये रिपोर्ट जमा की गई तब भी मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे मीडिया की, और खासतौर पर मलयाली मीडिया की अवेयरनेस या चेतना का स्तर आप अंदाजा कर सकते, यानी जिसमें सबसे अधिक, जिस राज्य में शिक्षित लोग हो, कोई निरक्षर ना हो, सब लोग साक्षर हो, सब पढ़े लिखे हो, जिसमें पावरफुल अपोजिशन हो और पावरफुल रूलिंग पार्टी हो, वहां सेक्सुअल हिरासमेंट की रिपोर्ट 2019 से लेकर 2024 तक बंद पड़ी रही। कमाल है, किसी को भी ख्याल नहीं आया। न तो लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि रूलिंग पार्टी है उसे ख्याल आया, न विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो कि जिसको कांग्रेस लीड करती है, उसे भी ख्याल नहीं आया। यहां तक कि बीजेपी को भी ख्याल नहीं आया। नरेंद्र मोदी घर घर की खबर लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी ख्याल नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा मैं आपसे। कारण क्या है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक मिनिस्टर, जिसका नाम सुरेश गोपी है, उसके बारे में भी खबरों में नाम आया है उसका। मीडिया में आई खबरें बताती है कि उनका भी उसमें हाथ है, और यही वजह है कि बीजेपी भी चुप। वहां के तमाम फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों पर सीपीएम और उसके समर्थित फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों का कब्जा, सीपीएम वाले भी चुप। और जब यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो धड़ाधड़ प्रत्येक संगठन की पूरी कमेटियां डिजॉल्व हो रही है, सारे पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। कमाल है। ये सारे पदाधिकारी 2019 में जब रिपोर्ट जमा हुई थी, वे जानते थे अच्छी तरह से किसके नाम है। वे जानते थे कि किसने सेक्सुअली एब्यूज किया है स्त्रियों का, अभिनेत्रियों का, सहयोगी अभिनेत्रियों का, किसने शारीरिक शोषण किया है, वे लोग जानते थे। लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने मुंह नहीं खोला। वो रिपोर्ट जमा होने के बाद भी किसी के अंदर नैतिक साहस नहीं था कि वे आवाज उठाएं। ये हिंदुस्तान की जो सबसे विकसित राज्य है उसकी चेतना का स्तर है, और ये चिंता की चीज है। कायदे से तो यह होना चाहिए था कि जब किसी अभिनेत्री के साथ में दुर्घटना घटी है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, उसको ले जाके एफआईआर दर्ज कराने में उसका साहस बढ़ाना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी।
अब इसका दूसरा पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो बंगाल से जुड़ा हुआ है। इस पूरे प्रसंग में एक महिला अभिनेत्री जो कि संयोग से बंगाल से आती हैं, श्रीलेखा मित्रा। श्रीलेखा मित्रा के साथ में जो घटना घटी, वहां किसी अभिनेता ने, रंजीत ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और जो कुछ किया, जो कि अपमानजनक और निंदनीय। उन्होंने अपने साथ वे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और दुर्व्यवहार की बातें बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अभिनेत्रियों से शेयर की और साझा की। उसका परिणाम यह निकला कि उन लोगों ने उससे बात करनी बंद कर दी, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। 4 साल से उस महिला के साथ में किसी का डायलॉग नहीं। बंगाल के संस्कृति कर्मियों की चेतना का स्तर, केरल के संस्कृति कर्मियों की चेतना का स्तर आप ये देखिए। ऐसा नहीं है कि यूपी और राजस्थान में ही तबाही मची हुई है। संस्कृति कर्मियों की चेतना पर जिसके के पतनशील मूल्यों की बमबारी वो केरल में भी हो रही है और वो बंगाल में भी हो रही है, और बंगाल और केरल के महान संस्कृति कर्मियों और फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के दिमाग पर हो रही है। कोई भी व्यक्ति पब्लिकली स्त्री के खिलाफ, और खासतौर पर ये अभिनेता अभिनेत्रियों के खिलाफ हुआ, जो ये जो केरल के अभिनेता अभिनेत्रियों के खिलाफ जो हुआ शोषण की घटना है, इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। मैं पिछले जब से ये रिपोर्ट आई है मैं तब से देख रहा हूं इसे अखबार में, रेगुलर देख रहा हूं। हमारे तमाम जो रेवोल्यूशनरी यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, बहुत ही शानदार लोग हैं, उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि उसे राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए और प्रेशर क्रिएट किया जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। जनतंत्र में कम्युनिकेशन की पहली शर्त है कि हम निष्पक्ष भाव से और वस्तुगत ढंग से कम्युनिकेट करेंगे। हमारी पक्षधरता नहीं हो सकती। मुझे तकलीफ है, मैं 25 साल तक सीपीएम में रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि सीपीएम का एक विधायक इसमें सेक्सुअल अब्यूज करते हुए उसका नाम आया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है कल। मैं इंतजार कर रहा था कि जो लोग सीपीएम के और दूसरे लोग जो सीपीएम के हमदर्द हैं, वे लोग यूट्यूब पर आएंगे और बढ़ चढ़ के अपनी ओपिनियन देंगे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप ममता के खिलाफ लड़ेंगे और मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और आप केरल में जो दुर्घटना होगी औरतों के साथ में उस पर आप चुप रहेंगे? केरल में जो दुर्घटना घटी है औरतों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में, वो निंदनीय है, अक्षम्य अपराध है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 2019 में यह रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार ने क्यों ठंडे बस्ते में डाल दी थी? तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जिन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाला उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अंततः तो यह माना जाएगा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग अपराधियों को बचाने के लिए प्रयत्न करते रहे, सीपीएम के लोग भी अपराधियों को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री विजयन ने वो रिपोर्ट 2019 में जमा होने के बाद में नहीं पढ़ी होगी। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि जो वहां जो टॉप नेता है, जिनका के वर्चस्व है सीपीएम में, केंद्रीय नेतृत्व में, उनकी नॉलेज में यह चीज नहीं होगी। हमको पब्लिकली जानने का हक है कि सीपीएम के लोग ये बताएं कि कौन अपराधी है जिसने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जनवादी महिला समिति के लोग जो आए दिन आंदोलन करते हैं, वे केरल की इस घटना के बाद उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली 2019 में रिपोर्ट जमा होने के बाद? कितनी देर इंतजार करेगी जनता सीपीएम के संगठनों के एक्शन का?
फिर तो आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं होगा। ममता में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। ममता अगर अपराधियों को बचा रही है तो आपने भी अपराधियों को बचाने की कोशिश की। और ये एक राजनीतिक सच्चाई है। स्त्री के खिलाफ किए गए अपराध पर सभी मर्द एक होते हैं। मुझे वो तकलीफ है कि आज जब यह मसला प्रकाश में आया है तो अब उन औरतों को न्याय मिलेगा, मुझे डाउट है इस बारे में। क्योंकि समय रहते दूसरी एक चीज और है जिसको कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी भी स्त्री के साथ जब इस तरह की घटना घटती है तो उसे तत्काल एफआईआर करनी चाहिए। उसे छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो बोलेगी तो और स्त्रियों को बल मिलेगा। अगर वो चुप रहेगी तो उसका तो खुद दमन होगा ही, और भी स्त्रियों का दमन होगा। केरल की घटना बहुत ही चिंता की चीज है। ये शारीरिक शोषण और अपमान, स्त्रियों का अपमान जो अभिनेताओं ने किया, अभिनेत्रियों का, उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद वो 2019 से लेकर 2024 तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये केरल हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है मसला, ये सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। केरल हाईकोर्ट ने तो साफ कहा है कि हमें इन टोटो कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। एक और चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज है जो कि मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। जस्टिस हेमा ने, जिन्होंने के जांच की और जांच के बाद में उन्होंने गवाहियां ली पीड़ित अभिनेत्रियों से। मैं उनको मतलब सहयोगी कलाकार के तौर पर नहीं देखता, मेरे लिए वो अभिनेत्रियां हैं, फिल्म कर्मी हैं। तो जिन फिल्म कर्मी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार की जानकारी एक महिला ने कोशिश की थी। एक महिला ने कोशिश की, जिसका नाम था मीनू मुन्नीर। मीनू मुन्नीर ने जरूर 2013 में अपने साथ हुई घटना को फेसबुक पर लिखा था। उसने लिखा था कि उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया और वाचिक दुर्व्यवहार किया गया। और यह घटना तब हुई जबकि वह एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही थी। और किसके साथ काम कर रही थी? सीपीएम के एमएलए एम मुकेश के साथ। अभिनेत्री मीनू मीनू मुन्नीर ने हर तरह की कोशिश की कॉपरेट करने की उस एमएलए के साथ, लेकिन वो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आया। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सीपीएम को तत्काल उस एमएलए को पार्टी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। सब लोग जानते हैं सीपीएम के लोग किस तरह का आतंक पैदा करते हैं और सीपीएम के लोग किस तरह से दबाव पैदा करते हैं। मीनू मुनीर ने जब फेसबुक पर लिखा तो उसके उस लिखे का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। कहां सोई हुई थी जलदारी महिला समिति? कहां सोई हुई थी पुलिस? और कहां सोया हुआ था कोर्ट? अदालतें भी सोई हुई रहती हैं। कोई जाएगा दस्तक देने तब देखा जगेंगी। न्याय अपने आप नहीं पहुंचता। तो मीनू मुन्नीर की स्थिति इतनी खराब हुई कि उसने अल्टीमेटली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। आपने सीपीएम के आतंक को नहीं देखा और लेफ्ट के आतंक को नहीं देखा, मैंने देखा है, मैंने भोगा है।
मैं समझ सकता हूं कि मीनू मुन्नीर ने किस वजह से केरल को छोड़ दिया होगा। वो चेन्नई चली गई। उसने लिखा था कि वे लगातार दुर्व्यवहार करते रहे और एक स्टेज के बाद तो उसे केरल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने ये बात कही है प्रेस से कि उसे अपने दुख और कष्ट के लिए न्याय चाहिए। उस महिला ने फिर साहस किया और उसने मीडिया के सामने अपने आरोपों को दोहराया। एक अन्य अभिनेत्री जिसका नाम गायत्री वर्षा है, उसने मीनू मुन्नीर के लगाए आरोपों को पुष्ट किया क्योंकि वह उसी प्रोजेक्ट में उसके साथ काम कर रही थी। मीनू मुन्नीर ने कहा है कि जब वो उसके साथ दुर्घटना घटी तो उससे वो साहस नहीं जुटा पाई। लोग जानते नहीं है कि लेफ्ट के लोग जब समाज पर कब्जा करते हैं तो किस तरह का आतंक पैदा करते हैं। लोग जानते नहीं है। बंगाल ने 34 साल उस आतंक को झेला है और मैंने अपनी लाइफ में 15 साल उस आतंक को झेला है। मैं डिमांड कर रहा हूं कि सीपीएम के लोग तत्काल उस एमएलए को निकालें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिन लोगों ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते बंद कर दिया। 2019 से लेकर 2024 तक यह रिपोर्ट बंद रही। ये तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां जिनके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं, अभिनेता, वो चाहे जितने बड़े लोग हों, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये जो एसआईटी बना के जांच करेंगे, फिर दोबारा वो लोग गवाहियां देने आएंगी, फिर सारी चीजें चलेंगी। अरे हेमा, जस्टिस हेमा ने बाकायदा लोगों की गवाही ली है, खाली नाम नहीं दिए। सवाल यह कि आप एक्शन लें। अब फिर वही प्रोसेस, एसआईटी बनी है, फिर गवाहियां देने आओ, टाइम लो, फिर मिलो, फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या करें क्या न करें। तो न्याय तो इस प्रोसेस में गायब हो जाएगा। ऑलरेडी वो गायब हो चुका है। न्याय हिंदुस्तान में नहीं रहता। न्याय कहीं रहे लेकिन हिंदुस्तान में न्याय नहीं रहता और स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहती। हाँ, जिन अभिनेता उनके खिलाफ में आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन नामी लोगों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, जाहिरा तौर पर वे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। वे वो आरोपों को खंडन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये जो अभिनेत्री हैं, ये धन वसूलने के लिए ये आरोप लगा रही हैं। अरे, धन वसूलने के लिए आरोप लगाना होता तो ये औरतें उसी समय एफआईआर दर्ज करने जाती। 2017 के पहले ही एफआईआर दर्ज करने जाती। जूनियर आर्टिस्ट है या सीनियर आर्टिस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो आर्टिस्ट है, कलाकार है। एक और चीज है जो कि सामने आई है, वो ये कि 2007 में एक फिल्मी अभिनेत्री ने तो कहा है, जिसका नाम है गीता विजयन और दूसरी का नाम है श्री देविका, इन दोनों ने कहा है कि उनके साथ तो 2007 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान उनका जो प्रोड्यूसर था वो रात को होटल कमरे में आ गया। कमाल है। जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं, सरकार बाकायदा उनका जलूस निकाले। ये जो हीरो है, ये नामी लोग हैं।
समस्या यह है कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल और पुलिस सिस्टम में दीमक लग चुकी है। औरतों को साहस नहीं होता कि वे शिकायत करें, और शिकायत करेंगी तो उन्हें न्याय मिलेगा इस पर विश्वास नहीं होता। उनको यह विश्वास ही नहीं होता कि पुलिस उनकी रक्षा करेगी, पुलिस उनको न्याय दिलाएगी। तो बुनियादी चीज कौन सी है जिस पर के कायदे से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इस प्रसंग में ध्यान दिया जाना चाहिए? पहली चीज जो कि मैं स्त्रियों से और अभिनेत्रियों से कहना चाहता हूं, जब भी कोई दुर्व्यवहार की, शारीरिक शोषण की घटना घटे, आप तुरंत एफआईआर कराइए। सेकंड चीज, राजनीतिक पार्टियां स्त्रियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी तरह की रिहाई न दें, किसी भी तरह का संरक्षण न दें, और जब उनके जहन में कोई चीज लाई जाए, उनके सामने कोई चीज लाई जाए, तो उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। हेमा कमेटी की रिपोर्ट दो चीजों की डिमांड करती है। पहली चीज, यह रिपोर्ट इंप्लीमेंट होने से कैसे रोकी गई, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग जिनके नाम अभिनेत्रियों ने अपनी हेमा कमेटी की रिपोर्ट में गवाहियों में लिए, उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हो, फिर गिरफ्तारी हो। थर्ड, सीपीएम का जो विधायक, जो कि अभिनेता भी है, उसको सीपीएम पार्टी से निकाले, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सीपीएम ने ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया जिसके खिलाफ में इतने गंभीर आरोप है। कौन सा ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से उस अभिनेता को टिकट देकर विधायक बनाया गया, जो सेक्सुअल एब्यूज में एकदम शामिल रहा हो? मामला बहुत सीरियस है। यह सीपीएम की अग्नि परीक्षा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सीपीएम बहुत कुछ मामले में सिद्धांतनिष्ठ पार्टी है, तो वो इस मामले पर एक सिद्धांतनिष्ठ रवैया अपनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसा कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है, कोई भी व्यक्ति हो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो चाहे जितना ताकतवर हो। सवाल यह नहीं है मुख्यमंत्री साहब, सवाल यह है कि आपने 2019 से लेकर अब तक ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में कैसे रखी? पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कि इस रिपोर्ट को एक्शन से रोके रखा, और अगर उसमें स्वयं सीएम भी शामिल हो तो उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्हें क्या दंड दिया जाए। यह हो ही नहीं सकता कि सीपीएम के मुख्यमंत्री को मालूम न हो कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है। यह हो ही नहीं सकता कि सीपीएम की नॉलेज में न हो कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, इसलिए वो रिपोर्ट इतने दिन तक पोस्टपोन करके रखी गई। एक्शन तो होना चाहिए। अगर सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो से भी कोई लोग शामिल हैं इसमें, इसको छिपाने में, इसको सस्पेंड पोस्टपोन करने में, इस मसले को, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आप लोगों के सामने आदर्श पेश करें, और ये बीजेपी के लोग, ये जो बीजेपी के लोग जो बंगाल में सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने मिनिस्टर को, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है केरल से, जो अभिनेता है जिसके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज का चार्ज लगाया गया है, सुरेश गोपी, उसको तुरंत मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जलगांव में चिंगाड़ रहे थे, उनकी कैबिनेट में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने कि शारीरिक शोषण किया है अभिनेत्रियों का, और यह आरोप मीडिया में आए हैं। राष्ट्रपति कल बयान दे रही थी बंगाल की घटना पर। राष्ट्रपति साहस करें और वो कहे प्रधानमंत्री से
कि मंत्री की छुट्टी करो क्योंकि इसने शारीरिक शोषण किया है। ये तो नहीं चलेगा ना कि ममता की तरफ सारी बंदूकें, सारी तोपें दाग दी जाएं। और केरल में सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, ठीक ठाक नहीं है। राष्ट्रपति की भी परीक्षा है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर जो सेक्सुअल एब्यूज और दूसरी चीजों में शामिल है उसके खिलाफ वो एक्शन लेने के लिए मोदी को कहे। ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाले। आप याद कीजिए, मी टू के चक्कर में जब एमजे अकबर के खिलाफ आवाज उठी तो एमजे अकबर की छुट्टी हुई कि नहीं हुई? तो ये सुरेश गोपी क्यों नहीं निकाले जाएंगे? नरेंद्र मोदी तो मतलब सिद्धहस्त रहे हैं इस मामले में। उनके पास लोग रहते हैं, मंत्रिमंडल में लोग रहते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। एमजे अकबर के बाद में दूसरा नाम आया ये सुरेश गोपी का। हम देखना चाहते हैं कितनी जल्दी प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं। अरे मणिपुर नहीं जा सकते, बंगाल नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के पास तो जाओ कि भैया इस्तीफा दे दो। क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे लोग? मंत्री का नाम शामिल है उसमें। हम उम्मीद कर रहे हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए स्त्रियों के अस्तित्व और सम्मान की और शरीर की रक्षा बेहद जरूरी है। ये चीज जेहन में रखें हम लोग। देश के लिए लोकतंत्र जितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जितना महत्वपूर्ण है, एक स्त्री का शरीर, उसका सम्मान और अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और केरल में जो कि सबसे विकसित राज्य है उसमें अगर ये घटनाएं घटी हैं तो वो निंदनीय है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सीपीएम के लोग, बीजेपी के लोग तुरंत एक्शन लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है और आगे जो बहुत सारी चीज आने वाली है उनकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।